गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। भारतीय राजनीतिक विचारकों के अध्ययन की श्रृंखला में हम आज एक ऐसे भारतीय राजनीतिक विचारक या ऐसे आधुनिक राजनीतिक विचारक की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में 3 बार गुणात्मक रूप से अपने विचारों को बदला। ये वह विचारक हैं जिन्होंने अपने समकालीन जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, उनके समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन के जितने नेतृत्वकर्ता थे, उनकी आलोचना की शुरुआत से लेकर अंत तक। चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, यहाँ तक कि उन्होंने भारत के अध्यात्म की भी काफ़ी आलोचना की। फांसीवाद वगैरह की तो चलो ठीक है, साम्राज्यवाद था उसकी तो सभी आलोचना करते थे, परंतु उसके समकालीन और यहाँ तक कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसके नेतृत्व में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जा रहा था, उनकी भी उन्होंने भरपूर आलोचना की। धर्म, ईश्वर, राष्ट्रवाद सबकी उन्होंने बहुत आलोचना की। उसके बावजूद भी हम इस विचारों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब पहली बार भारतीय इतिहास का आर्थिक अध्ययन किया या भारतीय इतिहास की आर्थिक व्याख्या की। स्वाभाविक है, मार्क्स जो है वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं, तो इन पर मार्क्स का प्रभाव रहा होगा, तभी इन्होंने भारत के इतिहास की आर्थिक व्याख्या की। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन भर में पहले एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में शुरुआत की, फिर वो धुर मार्क्सवादी हो रहे हैं और लास्ट में जाके वो नव मानववादी होते हैं। इन 3 चरणों में ही हम उनका अध्ययन करेंगे और उस भारतीय राजनीतिक विचारक का नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में और एमए फाइनल के सिलेबस में ये टॉपिक है भारतीय राजनीतिक विचारकों में। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। ऊपर ही ऊपर इनका जीवन काल दे रखा है 1886 से 1954 तक। ठीक है, इसमें याद करने वाली चीज़ कुछ भी नहीं होती है, परंतु उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इनके समकालीन कौन कौन चल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे, तो 1889 उनका बर्थ ईयर था। ठीक है, तो ये 3 साल उनसे बड़े हो गए, है ना। 3 साल पहले हो गए, 3 साल बड़े हो गए। तो ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं, बस एक आइडिया हो जाता है। कलकत्ता में जन्म होता है। प्रारंभिक नाम होता है इनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। अपना जो जीवन ये स्टार्ट करते हैं, है ना, जिसमें ये क्या कहते हैं, सक्रिय राजनीति के रूप में आते हैं, तो उस समय वो आते हैं उग्र राष्ट्रवादी के रूप में, या कहें क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उस समय 3 धाराएं चल रही थी, एक उदारवादियों की, एक गर्मपंथी वालियों की और एक क्रांतिकारियों की। तो ये जो क्रांतिकारियों की धारा थी, उग्र राष्ट्रवादी वाली जो धारा थी, उनके समर्थक थे। ये हिंसक तरीके से स्वराज प्राप्ति के प्रयास करते थे। ठीक है, और ये सब भी आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते थे, बम पिस्तौल की राजनीति करते थे। और एम.एन. रॉय तो चाइना से बम लाकर क्रांतिकारियों को देते थे। बट एक चीज़ है कि उस समय तक उनका नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, ना कि एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय होता है इसके जस्ट बाद, जब वो इस चीज़ को छोड़ने आते हैं, अपने क्रांतिकारी वाले स्वरूप को छोड़ने पर आते हैं, तब वो अपना नाम चेंज करते हैं और उस समय उनका नाम हो जाता है मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है ना। जब वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, अपने जीवन के प्रथम चरण में वे उग्र राष्ट्रवादी होते हैं, हिंसक तरीके से स्वराज प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। इसी संदर्भ में 1910 में उनको हावड़ा षड्यंत्र कांड जो है उसमें उनको बंदी भी बना लिया जाता है। ठीक है, अब जो उनका अगला जीवन का चरण आता है वो आता है धुर मार्क्सवादी के रूप में या रूढ़िवादी मार्क्सवादी के रूप में। होता क्या है, वो चले जाते हैं मैक्सिको। ठीक है ना। मैक्सिको में उन्हें मिलते हैं एक साम्यवादी नेता जिसका नाम है माइकल बोरोदिन। और माइकल बोरोदिन जो होते हैं वो उनको मिला देते हैं लेनिन से, है ना। और लेनिन से जब मिलाते हैं तब तक जो साम्यवादी क्रांति है रशिया में वो हो चुकी होती है। ठीक है, अक्टूबर 1917 की जो साम्यवादी क्रांति है हो चुकी होती है और वहाँ पे साम्यवाद स्थापित हो चुका होता है उनके अनुसार। ठीक है, तो उनको मिला देते हैं
और एक्चुअली क्या है, जो एम एन रॉय थे उन्होंने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की थी। इस चीज़ को लेकर लेनिन पहले से उनसे बहुत प्रभावित थे और उनसे मिलना चाह रहे थे। और ये मुलाकात किसने करवाई? बोरोदिन ने। और बोरोदिन ने मुलाकात करवाई तो उसके बाद लेनिन ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेनिन ने उन्हें भारत व चीन का प्रभारी, या कहें कि एशिया के पूर्वी भाग का प्रभारी नियुक्त कर दिया। ठीक है। उस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होती थी, उसके तहत ही बैठकें होती थी। तो कम्युनिस्ट ऐसे बोलते हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय कांग्रेस ने उनको भारत चीन का प्रभारी बना दिया। पहले मैक्सिको का बनाया, ठीक है ना। एक्चुअली के मैक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे ये लेनिन से, पहले वो बने रहे और उसके बाद उनको बना दिया गया भारत चीन का, या जैसे कहेंगे एशिया के पूर्वी भाग का। ठीक है, यहाँ से ठीक है, कट्टर मार्क्सवादी हो जाते हैं। पहले चरण में थे राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, दूसरे में हो जाते हैं कट्टर मार्क्सवादी। और मार्क्स के जितने भी विचार हैं, है ना, उनमें अधिकांश का समर्थन करने लग जाते हैं, कुछ एक विचार का विरोध भी करते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बताया भी है। पर यहाँ से ये हो जाता है कि वो धुर मार्क्सवादी के रूप में उभर कर निकलते हैं। लेनिन से इनका कुछ बातों में लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका मानना था कि जैसे लेनिन भी बोलते थे कि दुनिया से पूंजीवाद को हटाना है और उसका एकमात्र तरीका होता है साम्यवादी क्रांति। ठीक है, और इन्होंने पूरे विश्व में, जो एम एन रॉय थे, उन्होंने पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के लिए लेनिन के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। बट यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, उससे पहले हम उनके थोड़े विचार जान लेते हैं। उस समय वो क्या कहते हैं। 1920 में क्या होता है, कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के हाथ में आ जाता है और गांधी समाज सेवा कर रहे हैं। एम एन रॉय कहते हैं कि जो कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस है जिसका नेतृत्व गांधी कर रहे हैं, ये बुजुर्गवा पार्टी है, ये पूंजीपतियों पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है। ठीक है, और गांधी की आलोचना में तो ये यहाँ तक कह देते हैं कि भारत में पिछड़ेपन और अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण ही गांधी है। उन्होंने भारतीय जनता को पिछड़ा और अशिक्षित ही रखा है ना। और यह बोलते हैं कि गांधी उन पूंजीपतियों के हित के प्रवक्ता हैं। फिर उन्होंने अंग्रेजी शासन और कांग्रेस को कैसे किया डिफ्रेंशिएट। बोले अंग्रेजी शासन तो है ही शोषणकर्ता, अंग्रेजी शासन तो है ही बुजुर्गवा। बोले कांग्रेस ही बुजुर्गवा है, अंग्रेजी शासन जो है वो बड़े बुजुर्गवा है। बुजुर्गवा मतलब पूंजीपति, है ना, संपन्न। आपको पता है मार्क्सवादी जो है वो दो रूप में दुनिया को देखते हैं, एक बुजुर्गवा हो गए और एक श्रमिक वर्ग हो गए। तो उनको क्या है कि श्रमिक वर्ग बुजुर्ग वर्ग को ख़त्म कर देगा, ठीक है, अंत कर देगा पूंजीपतियों का। तो इस, और वो कांग्रेस को, एम एन रॉय कांग्रेस को इस बुजुर्गवा की श्रेणी में ही रख रहे हैं, गांधी को इस बुजुर्गवा की श्रेणी में रख रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहता है कि कांग्रेस कोई लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रही, वो तो पूंजीपतियों के हित को बनाए रखने के लिए लड़ रही है। अब यहीं पे एम एन रॉय की आलोचना भी स्टार्ट हो जाती है कि उन्होंने बहुत क्षणिक रूप से या बहुत ही मतलब बिना गहन अध्ययन किए ही ये बातें कही है। और नेहरू के लिए क्या कहा, नेहरू को उन्होंने क्षमा प्रार्थी समाजवादी कहा। बोले समाजवादी कोई गुलाब की थोड़ी बात करते हैं, वो तो गेहूं को मानते हैं। और नेहरू तो दिखावटी समाजवादी है, ये उनका मानना था। उनका कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और वह कांग्रेस, मतलब बड़े बुजुर्गवा और छोटे बुजुर्गवा दोनों मिलकर भारत के मजदूरों और किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये उन्होंने नकारात्मक रूप से उन सभी की आलोचना में कहा, है ना, द्वितीय चरण की बात कर रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कि ये आलोचना भी करते हैं, परंतु एक बहुत ही बड़ा काम जो भारत के लिए करते हैं वो ये है कि वो पहली बार भारतीय इतिहास का मार्क्सवादी विश्लेषण करते हैं, भारतीय इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हैं, और भारत के इतिहास को बुजुर्गवा वर्ग और सर्वहारा वर्ग के रूप में विश्लेषित करते हैं। बुजुर्गवा वर्ग हो गया संपन्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग हो गया श्रमिक वर्ग वाला, है ना। और यहाँ पे वो सर्वहारा में किसानों को भी शामिल करते हैं। बोलते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जो है वो सर्वहारा करेगा, मतलब मजदूर और किसान करेंगे, और इस सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व देगा साम्यवादी दल। ठीक है, और ये जो साम्यवादी दल है ये लेनिन की जो साम्यवादी क्रांति है उसकी पालना करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ को लेकर उनमें विवाद आ जाता है लेनिन से, परंतु वो विवाद बहुत सतही होता है। मतलब लेनिन और उनके रिश्ते खराब नहीं होते उस चीज़ को लेकर, ये केवल एक स्ट्रेटेजी को लेकर अंतर होता है। एम एन रॉय कहते हैं कि साम्यवाद का कोई घरेलू तरीका नहीं हो सकता, पूरे विश्व में साम्यवाद का एक ही तरीका है, लेनिनवाद, जिसमें क्या होता है सर्वहारा वर्ग आएगा और उसका नेतृत्व कौन करेगा, साम्यवादी दल। ठीक है, यहाँ पे लेनिन क्या कहते हैं
लेनिन कहते हैं कि भारत में स्थिति थोड़ी भिन्न है। भारत में औपनिवेशीकरण जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है। देखो, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग कब बनेगा? जब उस देश में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो चुका होगा और कुछ लोगों के पास पूंजी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी होगी और अधिकतर वर्ग है वो उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक होंगे जिनके साथ अत्याचार किया जा रहा होगा। परंतु भारत में तो ये औद्योगिकीकरण है ना, ये औपनिवेशीकरण है, ये इतना लेवल का नहीं हुआ है लेनिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये औपनिवेशीकरण कम है, तो इसके फलस्वरूप जो सर्वहारा वर्ग है, मतलब श्रमिक वर्ग है, वो इतने बड़े आकार का नहीं हुआ है ना, उसकी संख्या इतनी नहीं है। तो इसलिए भारत में जो श्रमिक वर्ग है या किसान वर्ग है, और वो आपस में जातियों के आधार पर बहुत बटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए लेनिन कहते थे कि भारत में पहले क्रांति है ना, कांग्रेस और साम्यवादी दल है ना मिलके करेंगे। पहले साम्यवादी दल और कांग्रेस मिलकर करेंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है। दोनों चाहते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को भगा दिया जाए, है ना। परंतु इसमें नेतृत्व जो है, प्रमुख नेतृत्व साम्यवादी दल के हाथ में रहेगा, और जैसे ही अंग्रेजों को भगा देंगे तो उसके बाद ये कांग्रेस को पीछे धकेल देंगे, है ना, और अपना पूरा नेतृत्व खुद ले लेंगे। ये इनका रणनीति थी लेनिन की। परंतु एम एन रॉय बोलते थे कि नहीं, कांग्रेस का सपोर्ट तो ले ही नहीं सकते, और बोले कि इस तरीके से क्यों है, जब पूरी दुनिया में हम केवल साम्यवादी दल ही नेतृत्व करेंगे बात करते हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस को तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस तो खुद बुजुर्वा पार्टी है, उनके अकॉर्डिंग खुद पूंजीपतियों की पार्टी है, खुद सामंतवादियों की पार्टी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ विवाद हो जाता है, या वैचारिक रूप से विवाद हो जाता है लेनिन के साथ। अब क्या होता है, लेनिन के बाद जब सत्ता आती है स्टालिन के पास, तो स्टालिन की जो नीतियां थी उससे ये सहमत नहीं होते हैं। स्टालिन एक ही देश में समाजवाद के सिद्धांत पर बात करते हैं, है ना, और एकाधिकार वाली प्रवृत्ति अपनाते हैं, तो उससे ये सहमत नहीं होते हैं और विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो, और 1928-29 में उनका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उनका संबंध पूर्णतः टूट जाता है। ठीक है, तो लगभग 10-12 साल ये धुर मार्क्सवादी के रूप में रहते हैं, उसके बाद उनसे संपर्क टूट जाता है। अब बात क्या होती है कि वहाँ से निकल के फिर ये वापस भारत में आते हैं। भारत में 1930 में आते हैं, है ना, नाम बदल कर भारत में आते हैं, और इनको आते ही कानपुर षड्यंत्र केस में 6 साल की कारावास देके और जेल में डाल दिया जाता है। 1930 में आते हैं, 6 साल का कारावास मिल गया, तो 1936 में जेल से मुक्त होते हैं, है ना। तो उसके बाद इनकी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आता है, और ये जिस कांग्रेस की हमेशा आलोचना करते आ रहे थे उसी की ओर उन्मुख होते हैं, और 1939 में वो कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन स्थापित करते हैं। और यहाँ तक कि 1940 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, उसमें मौलाना आज़ाद जो है वो कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ खड़े होते हैं और बहुत बुरी तरह से हारते हैं। और इस पराजय के बाद वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस में अंदर रहकर, है ना, कांग्रेस के अंदर रहकर उसका सुधार नहीं किया जा सकता, है ना, अलग से हमें विरोध करना पड़ेगा, ये उनका विचार हो जाता है। अब क्या होता है कि 1940 में जाकर ये अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1945-46 में जब चुनाव होते हैं तो इस पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। उस समय राय को ये विश्वास हो जाता है कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति नहीं आएगी तब तक भारत में मौलिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को नहीं समझा जाएगा। इसलिए वो अपनी जो पार्टी थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको भंग कर देते हैं, और उसके बाद अपनी पूरी जो शक्ति है वो भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण में लगा देते हैं। और यहीं से उनका विचार आता है मौलिक मानववाद का या नव मानववाद का, जिसको हम तीसरा चरण बोलते हैं। नव मानववाद या उग्र मानववाद या मौलिक मानववाद या उत्कंठ मानववाद या एकात्मक वैज्ञानिक मानववादी, इस रूप में करते हैं। और अपने जीवन के अंतिम चरण तक वे मौलिक मानवतावादी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में वो अपने ग्रंथ भी लिखते हैं, न्यू ह्यूमनिज्म। और ये नव क्यों बोलते हैं ये अभी हम आगे आने वाले ही हैं, है ना। बट ये इनका जीवन चरण, वो जीवन है, जीवन के चरण है कि पहले वो धुर क्रांतिकारी होते हैं, फिर धुर मार्क्सवादी हो जाते हैं, फिर नव मानववादी हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके जीवन में बार बार विचार बदले हैं, है ना, एक विचार पे वो सहमत नहीं हुए हैं। अब क्या होता है
यहाँ पे अपन एक चीज़ को और बोल दें कि वो मार्क्स के किन किन विचारों से सहमति रखते थे, असहमति करते थे। देखिए इसमें है ना, मैं ये स्लाइड क्यों बता रहा हूँ मार्क्स से सहमति असहमति, वैसे तो इसमें अलग से क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि किन मार्क्स के किन विचारों को मानते थे नहीं मानते थे, परंतु आपको उसकी शब्दावलियाँ याद रहे तो अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है तो आप लिखने में समर्थ रहेंगे। नहीं तो आप ये लिख देंगे वो तो मार्क्स के सभी सिद्धांतों से बिल्कुल पालना करते थे, और सभी सिद्धांत में तो फिर सारे सिद्धांत लिखने लग जाओगे आप, है ना। बट हकीकत क्या है, अब इनकी एक एक की व्याख्या करके बताएंगे तो वो उसमें पूरा मार्क्स ही आ जाएगा। इसलिए आप केवल अपनी शब्दावलियाँ जान लें, इस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा लिया जाएगा। मार्क्स के किन विचारों से सहमति रखते थे, तो मार्क्स दो तीन चीज़ों की मार्क्स में मेन चीज़ है। एक द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, ठीक है। तो वो द्वंद्वात्मक जो है, जो प्रोसेस है द्वंद्वात्मक क्या होता है, एक वाद होता है, एक प्रतिवाद होता है, एक संवाद होता है। और वो किस तरह के मार्क्स के विचारों में क्या वाद है, प्रतिवाद, संवाद है, ये पूरा हम बात करेंगे बाद में। तरीका है द्वंद्वात्मक, तो ये द्वंद्वात्मक तो सहमत नहीं थे, और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक कहाँ से लिया था, हीगल से, परंतु वो इससे तो सहमत नहीं थे। लेकिन वो भौतिकतावाद का जो आधार अपनाया था, हीगल तो द्वंद्वात्मक का आधार अपनाता है चेतना, पर मार्क्स जो है वो द्वंद्वात्मक का आधार अपनाता है भौतिकतावाद, आर्थिक चीज़, ठीक है ना। भौतिकतावाद अपनाता है, पदार्थ अपनाता है। तो इस प्रकार से वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक से सहमत नहीं है, पर भौतिकतावाद से सहमत है। और मार्क्स का जो वैज्ञानिक पद्धति है सोचने की, विचार देने की, उससे वो सहमत है। बट इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है उसने, उनसे सहमत नहीं है ना। आर्थिक व्याख्या से सहमत क्यों नहीं है, उनको कहना है केवल आर्थिक चीज़ ही थोड़ी होती है जो सभी चीज़ को निर्धारित करती है, उसके अलावा और भी चीज़ होती है। इसलिए मैं केवल इस चीज़ को नहीं मानता मार्क्स की। मार्क्स के जो लक्ष्य थे कि जिसमें सभी समान रूप से रहने लग जाएंगे, सभी का समान रूप से शासन होगा, है ना, और सभी को आवश्यकता अनुसार काम मिलेगा, आवश्यकता अनुसार पैसा मिल जाएगा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे वो सहमत थे। बट जो मार्क्स आगे जाके बोलता है कि पूंजीपतियों का विनाश करने के लिए हमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व चाहिए, है ना, जिसमें अधिनायक रूप में श्रमिक वर्ग जो है पूंजीपतियों का विनाश करेंगे, तो उससे सहमत नहीं है। इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया एक स्लाइड, है ना, जिसमें आप मोटा मोटा याद रख लेना कि वो मार्क्स के भौतिकतावाद, वैज्ञानिक पद्धति और मार्क्स के लक्ष्य से तो सहमत हैं, लेकिन मार्क्स के द्वंद्वात्मक इतिहास की आर्थिक व्याख्या और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से सहमत नहीं है। और एक बड़ी चीज़ और है इसमें कि मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स के विचार में मध्यम वर्ग तो गायब हो जाएगा, बीच में मार्क्स का कहना है मध्यम वर्ग का तो लोप हो जाएगा, परंतु एम एन रॉय बोलते हैं कि मध्यम वर्ग तो निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो बोले यहाँ पे तो मार्क्स सही साबित नहीं होता, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने आलोचना की है, ठीक है। और उनके जीवन में ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि वो स्टार्टिंग से मार्क्स के इन सभी विचारों से सहमत थे या इन सभी से असहमत थे। टाइम टाइम से इनमें से कुछ ऊपर नीचे हो गए, कुछ विचारों को से इन मार्क्स के कुछ विचारों से वो बाद में और ज़्यादा असहमत हो गए, ठीक है। तो अपने जीवन काल के अंतिम जो 25 वर्ष थे उसमें उन्होंने मार्क्सवाद से सहमति की अपेक्षा असहमतियाँ ही ज़्यादा बताई है ना। तो इसलिए आप मोटा मोटा ही याद रखें इसको। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यक है, वो है नव मानववाद। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3-4 नाम बता दिया, उग्र मानववाद, नव मानववाद, मौलिक मानववाद, उत्कंठ मानववाद या एकात्मक वैज्ञानिक मानववादी। कुछ भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिखा हुआ है आंसर इसका ही लिखना है, जिसको हम रेडिकल ह्यूमनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नव मानववाद। ये कैसे आया, ये मैंने आपको समझा दिया था अभी कि कैसे आया, है ना, कि जो एम एन रॉय है नव मानववाद तक कैसे आया, वो मैंने आपको पूरे दिनचर्या बता दी है कि कैसे 1940 में वो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं पर हार जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है कि नहीं, चुनाव से नहीं, अब लोगों का बौद्धिक परिवर्तन करना है, सांस्कृतिक परिवर्तन करना है, बौद्धिक पुनर्जागरण करना है, और इसी के लिए वो ये विचारधारा लेके आते हैं। इन्होंने अपने मानववाद को नव मानववाद क्यों कहा है ना, न्यू को क्यों कहा है, इसकी दो चीज़ें हैं कि नव कह के वो ये बतलाना चाहते हैं कि उनसे जो मानववाद के बारे में राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष ये भी बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के में भी मानवतावाद आता है, ठीक है। ये मानववाद है, यहाँ मानवतावाद वर्ड नहीं आ रहा है, मानववाद है, पर है चीज़ वही। तो इनका नवीन कैसा हुआ, तो ये अपना नवीन या मौलिक नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा इन लोगों के मानववाद से कैसे भिन्न है। तो नवीन या मौलिक नाम देकर ये बतलाना चाहते हैं कि उनका
मानववाद है ना, पूर्ववर्ती या समकालीन सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित जो मानववाद है उससे भिन्न है। ठीक है, उनका कहना है कि जो वेस्टर्न थिंकर हैं या मेरे समकालीन जो इंडियन थिंकर हैं, उन्होंने जिस मानववाद का प्रतिपादन किया है उसमें से वे मानव को किसी न किसी अति प्राकृतिक या अति मानवीय सत्ता के अधीन रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानववाद को बात करते करते वो ईश्वर से कनेक्ट कर देते हैं, या ऐसे चीज़ों से जो मानव की सीमा से परे है, अति प्राकृतिक है। ठीक है ना, अति मानवीय सत्ता मतलब मानवीय सत्ता से ऊपर मान के और वहाँ से लिंक कर देते हैं। बोले ये गलत है। बोले जब हम मानववाद की बात कर रहे हो तो सब कुछ मानवीय होना चाहिए ना, तो सब मानववाद के संपूर्ण केंद्र मानवीय होना चाहिए। तो आप क्यों उनको ईश्वर से, ईश्वर की सत्ता से या और चीज़ों से लिंक करने लग जाते हो, या अति प्राकृतिक सत्ता से लिंक करने लग जाते हो? इस चीज़ को उन्होंने डिनाई किया, मना किया। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरा मानववाद उनके मानववाद से अलग है, इसलिए मेरा मानववाद नया है, नव है, मेरा मानववाद मौलिक है। तो इसलिए नव मानववाद और मौलिक मानववाद उन्होंने वर्डिंग का यूज़ किया। एक रीज़न और है कि उस समय की जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं थी वो सब मानववादी थी। ठीक है, चाहे उदारवादी हो, समाजवादी हो, मार्क्सवादी हो, सब मानववादी हैं। इन सभी से अपनी विचारधारा को अलग दिखाने के लिए भी इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, जिसको नव मानववाद या मौलिक मानववाद कहते हैं। रेडिकल ह्यूमनिज्म बोल सकते हैं, साइंटिफिक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बोल सकते हैं, जो भी आए क्वेश्चन में आपको लिखना वही है ना। इन्होंने देखो 3 शब्दावलियों में हम इसको लेकर, वैसे तो 2 चीज़ मेन होती है इसमें शब्दावली मानववाद को, नव मानववाद को, एक तो स्वतंत्रता और नैतिकता। वो उनकी मूल जो मांग थी या मूल समस्या थी मानववाद की, या वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति का नैतिक उत्थान, है ना। और ब्रॉड रूप में जब उन्होंने बात की तो इसको 3 रूपों में विभाजित कर दिया, स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। ठीक है, तो इन्हीं को लेकर हम इनकी बात करेंगे एक एक करके। देखो, एमन रॉय जो थे उनका मानना था कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मतलब मनुष्य अपने आप में साध्य है, मनुष्य किसी का साधन नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में भाग्य का निर्माता है, अपने जीवन में पूर्ण है, उसको किसी भारी या अति प्राकृतिक सत्ता या किसी ईश्वर, है ना, या किसी आडंबर, किसी की जरूरत नहीं है ना। इस प्रकार से वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। और जो मनुष्य वो भाग्यवाद के आधार पर कि मेरे तो भाग्य है, ईश्वर ने ये लिख दिया, या ऐसे करके बातें करता है, उनको मना करते हैं। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले कि आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हैं, आप स्वयं में पूर्ण हैं। तो किसी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार ना करें या ईश्वर के लिए अपने आप को ये ना करें। उन्होंने व्यक्ति को इतना महत्व किया कि, है ना, समाज, हम कहते हैं ना आज के टाइम पे समाज से ही व्यक्ति है, नहीं, उन्होंने बोला व्यक्ति ने ही तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज को बनाया है, तो व्यक्ति प्रधान है ना। वो उनका पूरा यह है कि उनका पूरा ध्येय यही है कि मानव स्वयं में साध्य है, मानव को केंद्र में रखना है और किसी भी अति प्राकृतिक सत्ता, ईश्वर वगैरह पे उनको निर्भर नहीं करना है। यह उनका विचार था। बोले आप सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह आदि में रुचि लेते हैं, परंतु इनको अपने भाग्य का निर्धारक मत बनाओ। आपके भाग्य निर्धारक आप स्वयं हैं, व्यक्ति स्वयं है, मनुष्य स्वयं है। ठीक है, इसी संदर्भ में फिर वो मानव प्रकृति की बात करते हैं। बोले कि मानव में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है या सबसे मौलिक और विशिष्ट तत्व होता है वो होता है उसका विवेक, वो होता है उसकी बुद्धि। ठीक है, अब होता क्या है, मानव की जो बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति है वो कई बार अननेसेसरी चीज़ों में लग जाती है। वो क्या करता है, अध्यात्म की तरफ चल जाता है, वो क्या करता है, भावनाओं में बह जाता है, वो क्या कहता है, ईश्वर में लग जाता है। तो उसके चक्कर में वो अपनी जो क्रियात्मक शक्ति है उसको भूल जाता है और अंधविश्वास और आध्यात्म में फंसा रह जाता है। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा था कि मनुष्य को इन चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी समस्याओं का जो निराकरण है वो बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, बुद्धि और विज्ञान से करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर आप विवेक से काम करोगे तो आप तर्क के आधार पर काम करोगे, आप विवेक के आधार पर काम करोगे, आप पूरा चीज़ों को नाप तोल के काम करोगे और उसकी वजह से आप रचनात्मक कार्य ज़्यादा कर पाओगे और अपनी जो समस्या है उसका अच्छे से निवारण कर पाओगे। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग चीज़ें, किसी ने कहा है कि जो मनुष्य की प्रकृति है या मनुष्य का नेचर है उसका आधारभूत तत्व कोई भावनाओं को मानता है, कोई आत्मा को मानता है। जो ज़्यादा आध्यात्मिक है वो आत्मा को मानेगा।
जो ज़्यादा भावुक होगा वो भावनात्मक मानेगा, जो कुछ प्रवृत्तियों को मानते हैं उन्हें बोला नहीं, मनुष्य की मानव प्रकृति का सबसे बड़ा आधारभूत तत्व है उसकी बुद्धि, उसका विवेक। अगर उस विवेक को सही तरीके से यूज़ करे तो वो तर्क के आधार पर कार्य करेगा, और तर्क के आधार पर कार्य करने के बाद वो अपनी समस्याओं का अच्छे से निराकरण कर पाएगा और रचनात्मक कार्य भी ज़्यादा कर पाएगा और अंधविश्वास वगैरह चीज़ों से कोसों दूर होगा। ये उनका मानना था, है ना। उनका मानना था कि मानव के जो समस्त दुख हैं और कष्ट है उनका निवारण आप मानवीय विवेक से ही कर सकते हो, आपको किसी भी आत्मा, भावना, ईश्वर इनकी ज़रूरत नहीं है। ये उनका कहना था। तो ये हो गया बुद्धि वाली बात, विवेक वाली बात। अब आते हैं स्वतंत्रता वाली बात। उनका कहना था, देखो वो यहाँ पे विवेक की बात कर रहे हैं तो ये तो मान के चल रहे हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अब जब मनुष्य विवेकशील प्राणी है तो वो स्वतंत्रता की मांग करेगा, स्वतंत्रता की कामना करेगा, क्योंकि अपने विवेक का प्रयोग तभी तो कर पाएगा वो जब वो खूब स्वतंत्र होगा, है ना। पर उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति को स्वाधीनता मतलब खुला छूटने की वो नहीं है, उस ये स्वतंत्रता उसको इसलिए दी जा रही है ताकि उस व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं, उसमें जो क्षमताएं हैं, है ना, उसमें जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो चाहे प्रतिबंध धर्म का हो, परिवार का हो, राज्य का हो, कानून का हो, है ना, उन सबको हटाना है, व्यक्ति को खुला छोड़ना है। व्यक्ति को खुला इसलिए छोड़ना है ताकि वो अपने अंदर की शक्तियों क्षमताओं को जगा सके, वो अपना बौद्धिक जागरण कर सके, वो अपना आंतरिक जागरण कर सके, वो अपने आप को उठा सके। तो उसके रूप में जो भी बाधाएं आ रही हैं, परिवार, राज्य वगैरह, उनको सभी को हटाना है, उन सभी को विलीन कर देना है, ये उनका मान्य था, है ना। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति पर नियंत्रण होगा, परंतु वह नियंत्रण राज्य का नहीं होगा, वो व्यक्ति पर नियंत्रण होगा विवेक का, है ना, जो उसे बुराई से रोकता है ना? तो व्यक्ति को स्वतंत्रता इसलिए दी जा रही है ताकि वो विवेकशील होकर खुद की आंतरिक शक्तियों को, क्षमताओं को बाहर निकाल सके, जागरूक कर सके, इसलिए उसको स्वतंत्रता दी जा रही है। मानव की गरिमा को सर्वाधिक रूप से स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नैतिकता। देखो नैतिकता जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नैतिकता वो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात कर रहे हैं, ना कि धार्मिक नैतिकता की। गांधी, नेहरू, इन्होंने भी नैतिकता की बात की है, गांधी ने भी बहुत नैतिकता की बात की है, परंतु उनकी नैतिकता धार्मिक नैतिकता है। वो धर्म को दो रूपों में कह रहे हैं और धर्म में स्थापित नैतिकता की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे राय उनसे मत नहीं रखते हैं और यहाँ पे अलग तरीके से ये कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये नैतिकता है, मैं जो नैतिकता बता रहा हूँ, ये कोई धर्म या अध्यात्म पर आधारित नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षवादी है ना। ये नैतिकता किसी ईश्वर या किसी भारी वस्तु से ना होकर आंतरिक शक्ति है। व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति खुद नैतिक है, उसको खुद को स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो इतना विवेकशील है कि वो अपने अंदर की नैतिकता को निकाल पाएगा, वो अपना खुद का उत्थान कर पाएगा, वो खुद का आत्मिक उत्थान कर पाएगा। पर उसके लिए उसको किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। और जब वो खुद का आत्मिक उत्थान कर पाएगा ना, तो वह दूसरे व्यक्तियों की सेवा में कार्य कर पाएगा और समाज कल्याण का कार्य कर पाएगा, ये समाज कल्याण की भावना से काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ कि उनकी जो नैतिकता है वो ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के तर्क और विवेक से जुड़ी है ना। तो इसलिए वो ये अलग चीज़ है कि उन्होंने नैतिकता को धर्म से अलग किया, ईश्वर से अलग किया और व्यक्ति के विवेक और तर्क पर छोड़ दिया कि व्यक्ति को खुद को अपने अंदर की नैतिकता को बाहर निकालना होगा ताकि वो खुद का आत्मिक उत्थान कर सके और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सके, दूसरे व्यक्तियों की सेवा में कार्य कर सके। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ निकल के आ रही है कि धर्म को तो उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक कभी माना ही नहीं, है ना। उनका माना था धार्मिक व्यक्ति नैतिक हो सकते हैं, परंतु अधार्मिक व्यक्ति भी नैतिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका पूरा विचार आता है। अब इसमें 2-3 पॉइंट और आ जाते हैं नवमानववाद में, कि उन्होंने अपना नवमानववाद का आधार वैज्ञानिक प्रवृत्ति है बताया। ऑब्वियसली वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या होती है? देखो, एक होता है वैज्ञानिक होना और एक होता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना। कोई सामान्य व्यक्ति भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का हो सकता है, और वो कौन हो सकता है? जो कि अंधविश्वास को छोड़कर विवेक और तर्क के आधार पर बातें करता हो, जो हर चीज़ की लॉजिकल बातें करता हो
और दिमाग से सोचता हो तो वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाएगा, भले ही वो वैज्ञानिक ना हो। ठीक है ना। और कोई वैज्ञानिक हो जो अपने काम में तो वो विज्ञान का प्रयोग कर रहा है, विवेक का तर्क का प्रयोग कर रहा है, परंतु आपने आम जीवन में वो अंधविश्वास पर ज़्यादा बिलीव करता है, तो वो वैज्ञानिक होकर भी बिना वैज्ञानिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति होने के लिए वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है, बस आप अपने विवेक, तर्क, लॉजिक, इनके आधार पर अगर आप सोचते हैं, कार्य करते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करते हैं, बिना किसी अंधविश्वास के कार्य करते हैं, तो अब तो आप सब वैज्ञानिक प्रवृत्ति के हैं। और ये नवमानववाद का आधार भी है। और नवमानववाद में ही उन्होंने शासन के विकेंद्रीकरण की भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए कि शासन नीचे से लेकर ऊपर तक हो, ग्राम, तालुका, ऐसे करके, जनपद, प्रांत, ऐसे करके। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो शासन के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, और यहाँ पे दल विहीन लोकतंत्र की बात बोलते हैं। बोले कि दल नहीं चाहिए, लोकतंत्र होगा परंतु बिना दल वाला लोकतंत्र होगा, इसलिए वो संसदीय लोकतंत्र को भी नहीं मानते। ठीक है। और ये लोकतंत्र कैसे आएगा, उनका कहना था ये लोकतंत्र शिक्षा के द्वारा आएगा, सहमति के द्वारा आएगा। शिक्षा व सहमति के द्वारा जो क्रांति होगी, उस क्रांति से लोगों के विचार बदलेंगे, और उस विचार के बदलने के बाद ही इस प्रकार का लोकतंत्र आ पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा नवमानववाद का विचार दिया। नवमानववाद के विचार में बोलते हुए वो अंतर्राष्ट्रीयवादी से भी आगे बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीयवाद में क्या होता है, अलग अलग राष्ट्रीय राज्य होते हैं, है ना, और उनमें परस्पर भाईचारा या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का काम होता है। परंतु इससे आगे बढ़ के वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, विश्व राज्यवाद। उसमें इन राष्ट्रीय राज्यों का राष्ट्र राज्य खत्म ही हो जाएंगे, पूरा विश्व एक ही हो जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीयवाद में तो अलग अलग राष्ट्र राज्य सहयोग कर रहे हैं, एक साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व कर रहे हैं, परंतु विश्व राज्यवाद तो इन सबको राज्य की सीमा ही खत्म कर रहा है, वो पूरे विश्व को एक मान के कर रहा है ना। तो इस प्रकार से वो अपने नव मानववाद की संकल्पना में पहुंचते पहुंचते विश्व राज्यवाद की ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो ये पूरा उनका नव मानववाद का विचार है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें क्या है, 3 वर्ड याद कर लो बस, स्वतंत्रता, बुद्धि, नैतिकता। सबसे पहले क्या बोलोगे आप, कि वो मानव को पूरी चीज़ों का सेंटर बना रहे हैं, मानव को पूरी चीज़ों का सेंटर बना रहे हैं, और ईश्वर जैसी चीज़ों को कहीं भी नहीं ला रहे हैं। जब ईश्वर को नहीं लाएंगे तो मानव की बुद्धि को ही सबसे प्रायोरिटी देंगे, बोलेंगे मानव बुद्धि और विवेक इतना संपन्न है कि उसको किसी ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, किसी अंधविश्वास की आवश्यकता ही नहीं, वो अपनी समस्याओं को निराकरण विवेक से कर लेगा। अब जब मानव विवेकशील है तो उसको स्वतंत्रता भी चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि वो अपने अंदर की छुपी जो शक्तियाँ हैं, क्षमताएं, उनको निकाल सके, अपना खुद का आत्मिक उत्थान कर सके, अपना खुद का नैतिक उत्थान कर सके। ठीक है। तो इसमें कहीं भी धर्म नहीं आता, और इन 3 शब्दावलियों में उनकी पूरी विचारधारा आ जाती है। जब वो नवमानववादी हो गए तब भी वो इन सब के आलोचक थे। जब वो नवमानववादी हुए ना, तो उसके बाद तो उन्होंने मार्क्सवाद की भी आलोचना बहुत भरपूर तरीके से करने लगी। मार्क्स के चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, सबको व्यर्थ माना, है ना, सभी को। और यहाँ तक कि मार्क्स के इतिहास की व्याख्या की भी आलोचना करने लगे। और गांधी का तो आपको मालूम है, गांधी के तो शुरू से आलोचक रहे हैं। उनको बड़े बुजुर्गों वाली पार्टी का नेतृत्व करता बोलते थे, और बोलते थे कि गांधी तो धर्म ही धर्म की बातें करते हैं और धर्म राजनीति का सम्मिश्रण कर रहे हैं, तो इसकी वो भरपूर आलोचना करते थे, क्योंकि मेमन रॉय खुद तो धर्म को मानते ही नहीं थे। ठीक है। और गांधी को भारत के पिछड़ेपन का आधार बताते ही हैं, और गांधी जो चरखा चलाते थे उसकी भी वो भरपूर आलोचना करते थे। नेहरू को पहले बोलते हैं कि वो तो दिखावटी समाजवादी है, क्षमा प्रार्थी समाजवादी है। फिर नेहरू ने जो लोकतांत्रिक समाजवाद दिया था उसके भी विरोध करते हैं, बोलते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है ना। शासक की जो शक्तियाँ हैं वो दल में निहित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, तो आम लोगों का कहीं शासन बसता नहीं है। यहाँ तक कि वो नव वैदांतिक में दयानंद, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी, इन सभी को शामिल किया जाता है। उनकी जो सोच है उसको भी आलोचना करते हैं। बोलते हैं कि भारतीयों को भ्रम है कि उनका जो आध्यात्मिक रूप है वो सबसे पुराना है, और है ना, बोले कि शंकर, रामानुज, वेदो इनको आध्यात्मिक नहीं मान रही, ये इनको मध्यकालीन रूढ़िवाद कह रहे हैं, है ना, जिसे आधुनिक युग में बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है इन नव वैदांतिकों के द्वारा, ऐसा इन्होंने कहा। बोले ये सारी चीज़ें हैं ना सामंतवादी प्रवृत्तियाँ हैं। मतलब भारत के आध्यात्म की भी आलोचना, सारे नेतृत्व करते आलोचना, सभी की आलोचना की है उन्होंने। और फांसीवाद की आलोचना तो करेंगे, क्योंकि मानववाद की बात करते हैं तो मानववाद विरोधी विचारधारा है फांसीवाद। ठीक है। तो इस प्रकार से वो सभी के आलोचक बने रहे लास्ट तक भी। तो यहाँ पे अपने एक ही वीडियो में मानवेंद्र नाथ रॉय का
पूरे राजनीतिक विचार कंप्लीट हो जाते हैं। और मानव एम.एन. रॉय का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 99% यही है कि आप ये मान के चलें कि इसी पे आएगा, नवमानववाद के ऊपर। नवमानववाद की शब्दावली अलग अलग रूप में वो लिख सकते हैं, इसलिए आप उसकी इंग्लिश भी देख लें क्वेश्चन में और हिंदी भी देख लें, है ना। हो सकता है नवमानववाद की जगह वो कुछ और टर्म यूज़ करे। 4-5 टर्म तो मैंने आपको दे दिए, उग्र मानववाद, नवमानववाद, एकात्मक वैज्ञानिक मानववाद, इस तरह से मैंने 4-5 तो दे दिए आपको। बट आप भी खुद एक बार इंग्लिश टर्मोलॉजी जरूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य भारतीय राजनीतिक विचारक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।